Hello everyone, good morning. Welcome to our YouTube channel Demon Classes. First of all, I would like to request you please subscribe our YouTube channel. देखिए आज की हम जो हमारी इंग्लिश की क्लास होने वाली है वोकेबलरी का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वोकेबलरी। बहुत सारे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स रहती है कि सर जो वोकेबलरी वाला जो पोर्शन है हमारा वीक है, या वोकेबलरी वाला जो पोर्शन है सर कितने वर्ड्स हम याद कर सकें जिससे एग्जाम्स में हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं, सर कितने हम याद करें। तो इसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स भी अगर याद हैं तो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उन्हीं वर्ड्स में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है जो वर्ड्स आपने याद किए हैं। इसलिए आपको चाहिए कि मैक्सिमम वर्ड्स आप याद रखें जिससे पॉसिबिलिटी हो कि आपके मैक्सिमम वर्ड्स जो आपने याद किए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके टकरा जाए। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद रखने की, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हम कैसे याद रखें इसके लिए मैं बहुत ही आसान ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पर आपको वोकेबलरी का पूरा सेशन मिलने वाला है। फर्स्ट सेशन आज से ही हमने स्टार्ट किया है, बहुत सारी क्लासेस वोकेबलरी पे होने वाली हैं। तो हम सभी जो ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स से वोकेबलरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, किस तरह से सिनोनिम्स के एंटोनिम्स के इन क्वेश्चंस को किस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपके किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस वोकैब का जो पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे जाते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पे आती है। जैसे एसएससी के एग्जाम्स में सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो या सीपीओ हो, एफसीआई का एग्ज़ाम हो, आपका रीट का एग्ज़ाम हो, आपका केवीएस का, एचटेट का, सीटेट का, किसी भी एग्ज़ाम्स आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स अगर है उसमें हर तरह के जो वोकेबलरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है ये चीज़ हम आपको इसमें समझाने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है मैक्सिमम वर्ड्स आपके याद होने चाहिए। तो मैक्सिमम वर्ड्स हम कैसे याद रख सकें इसके लिए हमने बहुत ही आसान ट्रिक्स आपको समझाएंगे। तो हमारा आज का सेशन होने वाला है हाउ टू लर्न वोकेबलरी। वोकेबलरी को किस तरह से हम अच्छे से याद रख सकते हैं, और जो वर्ड्स याद नहीं रख पाने की जो प्रॉब्लम्स आपकी है उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आप खुद ही बहुत सारे वर्ड्स इजीली याद रख सकते हो। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ। देखिए सभी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वो हैं जिनसे आप मैक्सिमम वर्ड्स को याद रख सकते हो, उनके मीनिंग्स को याद रख सकते हो, उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स जो भी होते हैं सभी इजीली आप याद रख सकते हो। तो देखिए हमारी जो ट्रिक्स हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, सभी ट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रूट वर्ड की। तो हम आपको सभी सेशंस में ये बताने वाले हैं कि कौन कौन से रूट वर्ड्स होते हैं, और उन रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो उनसे बनते हैं, और उन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, उन्हीं वर्ड्स में से उनके एंटोनिम्स या उनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं रूट वर्ड से। देखिए सबसे रिलायबल जो मेथड होता है वो रूट वर्ड का होता है। आई प्रीफर रूट वर्ड, मैं सबसे ज़्यादा जो प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे मोस्ट रिलायबल जो मेथड लगता है वो रूट वर्ड का ही लगता है। सेकंड जो मेथड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं निमोनिक्स मेथड ऐसा है कि ये उस तरह की एक कह सकते हैं कि निमोनिक्स एक ऐसा साइंस है जो वर्ड्स को इजीली और इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखने में काम आता है। यानी कि वर्ड्स को आप स्टोरी से या वर्ड्स को आप किसी चीज़ से किसी बातों से जोड़कर मज़ेदार तरीके से उसको आप समझते हो, उसको आप याद रखते हो। तो ये वर्ड्स अगर आपने निमोनिक्स से बहुत सारे वर्ड्स हम जो पढ़ने वाले हैं उनको हम बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी से या बहुत ही मज़ेदार बातों से जोड़ कर पढ़ने वाले हैं, जिससे ईजीली आपको लॉन्ग टर्म तक वो वर्ड्स याद रह सकते हैं। थर्ड जो हमारा ट्रिक है, थर्ड है हमारा वर्ड्स के यूसेज। अब देखिए यूसेज की हम बात करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एक ही वर्ड है लेकिन उसका कई बार जो यूज़ किया जाता है, कई बार वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि वो वर्ड का जो यूज़ किया गया है कई बार वो नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है सेम वर्ड। तो हम देखने वाले हैं कि वर्ड्स के किस तरह से सेम वर्ड है और उसके यूसेज जो डिपेंड करता है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। क्लोज टेस्ट जो आपके एसएससी में आता है बहुत बार उसमें ऐसा होता है क्लोज टेस्ट में कि उसमें जो फिलअप्स में जो आना चाहिए तो उसमें से हमें लगता है कि दो आंसर हैं और दोनों ही करेक्ट बैठ रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अप्रोप्रिएट जो बैठता है मोस्ट अप्रोप्रिएट उसको हमें वहाँ पर लगाना होता है, यानी कि वो आंसर वहाँ पे आना चाहिए। तो अब मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग या जो पैराग्राफ पूरा क्लोज टेस्ट का है वो पैराग्राफ किस सेंस में है और वो क्या
पैराग्राफ हिडन या हिडन मीनिंग उस पैराग्राफ की क्या है, उस चीज़ को समझते हुए हमें क्लोज टेक्स्ट को फिल करना होता है। तो उसमें ये वर्ड्स के यूसेज हमें पता होना चाहिए। एक ही वर्ड्स के हम नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग यूजेस अलग अलग सेंस में भी यूज कर सकते हैं। जो फोर्थ है हमारा, हम बात करते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजिबल होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स कन्फ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे ज़्यादातर वर्ड्स में कन्फ्यूज होते हैं, तो उनको भी हम क्लियर करते हैं कि वर्ड्स को किस तरह से क्लियरिटी से आपको ध्यान से समझना है और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप एक भी बारीकी से स्पेलिंग में कन्फ्यूज हो गए थोड़ा सा, तो हो सकता है आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके वर्ड्स के पूरे जो मीनिंग है उसको ही चेंज कर दे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। फिफ्थ जो बात है इंपॉर्टेंट ट्रिक, आपको क्या ध्यान रखनी है, डेली कार्ड्स, ये भी हम समझाने वाले हैं। डेली कार्ड्स में राइट किस तरह से वर्ड्स को हम वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से वर्ड्स हम याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, लुक अराउंड यू, नेम ऑल द वर्ड्स या ऑल द थिंग्स यू सी। तो इस चीज़ को भी हम समझने वाले हैं किस तरह से, इससे हम एक एक पॉइंट्स को हम आगे की स्लाइड्स में समझने वाले हैं कि किस तरह से रूट वर्ड से या निमोनिक्स से या यूसेज से या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स या डेली कार्ड्स वगैरह जो ये चीज़ें हैं, ये किस तरह से हमें वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने में काम आती हैं। तो फर्स्ट हम चलिए स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड से। तो देखते हैं रूट वर्ड से, मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ इन सभी चीज़ों का, फिर हम स्टार्ट करके चलेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स या वर्ड्स को लेके चलेंगे। तो हम पहले एक बार समझते हैं कि रूट वर्ड से किस तरह से हम जो वर्ड्स होते हैं हमारे उनको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं ईजिली। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है टैले। एक टैले रूट वर्ड है, यहाँ पे TELE स्पेलिंग है, जिसका मीनिंग होता है फार। टैले का अर्थ होता है फार, यानी कि दूर, जिसको हिंदी में हम दूर कहते हैं, फार। तो देखिए ये ये जो आपका रूट वर्ड है, इससे कितने वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं। टेलीग्राफ अगर हम बात करते हैं, टेलीग्राफ यानी कोई ऐसा रिटर्न मैसेज जो हम दूर भेजते हैं, कोई भी ऐसा रिटर्न मैसेज जो हम दूर भेजते हैं, तो ये भी टैले से बना है, रूट वर्ड से बना है टैले। टेलीपैथी यानी कि कोई ऐसा संचार, दूर संचार जिसको हम बोलते हैं, जो हम दूर के लिए हम करते हैं लेकिन मन से करते हैं। पैथी का मतलब हमारे मानसिक रूप से, तो मानसिक संचार ये होता है। टैली मतलब दूर का संचार लेकिन मानसिक रूप से। टेलीफोन, तो हम जो संचार करते हैं, टैली दूर के अर्थ में यूज किया गया है, टैली रूट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सभी जो वर्ड हैं टैले यहाँ पे रूट वर्ड के रूप में यूज किया गया है, और सभी रूट वर्ड का जो अर्थ हो रहा है यहाँ पे वही फार हो रहा है, ठीक है। टेलीफोन, जो हम फोन यानी कि जो हम संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, टैले दूर से कम्युनिकेट करना, टेलीफोन। टेलीपाथ जो होता है, ठीक है, तो इसको ये टेलीपैथी जो है आपका और टेलीपाथ, ये दोनों वर्ड सेम है, तो उनको थोड़ा सा आपको समझना है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसमें डिफरेंस है। टेलीकॉम आपका वही दूर से संचार करना। टेलीकास्ट, कास्ट यानी प्रसारण करना किसी चीज़ का, जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह प्रसारण करते हैं, तो टेलीकास्ट दूरदर्शन जिसको हम कहते हैं, यानी कि दूर का प्रसारण जो होता है। टेलीविज़न, विजन यानी आपका दृश्य होता है या दर्शन होता है, जो भी है, टेली दूर का। तो टेली वर्ड यहाँ पे यूज किया गया दूर के लिए, ठीक है। तो दूर, इसको हम दूरदर्शन बोलते हैं, दूर दृश्य, दूरदर्शन, जो हमें टैली वर्ड से समझना है कि ये टैली जो रूट वर्ड है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि रूट वर्ड से किस तरह से बहुत कौन कौन से रूट वर्ड हैं, और उन सभी एक ही रूट वर्ड से कितने वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम समझते चलेंगे। कौन से वर्ड अपोजिट या नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, कौन से वर्ड हैं जो पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं, ये चीज़ भी हम देखते चलेंगे। तो हमने समझा कि रूट वर्ड से किस तरह से वर्ड्स को हमें याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं निमोनिक्स, कि निमोनिक्स कौन सा तरीका है सर, निमोनिक्स से कैसे हम वर्ड्स को याद रख सकते हैं। तो निमोनिक्स से हमने एग्जांपल से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कि निमोनिक्स उसको बोलते हैं हम जिससे हम मज़े मज़े में या बातों ही बातों में किसी वर्ड को जोड़कर, किसी चीज़ से या किसी स्टोरी से जोड़कर हम उसको समझते हैं और उसको याद रखते हैं। इससे क्या है, हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, एक थीम बन जाती है, और वो इमेज लॉन्ग टर्म तक रहती है, वो हम कभी भूल नहीं सकते उस चीज़ को। इसलिए निमोनिक्स जो है बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीका होता है वर्ड्स को याद रखने का। तो जैसे हमने एक वर्ड लिया एड्रॉइड, तो एड्रॉइड वर्ड को हम जोड़ते हैं एंड्रॉयड से। एड्रॉइड वर्ड को मान लीजिए हमने जोड़ा एंड्रॉयड से, ऑलराइट। तो एंड्रॉयड से हमने इसको जोड़ा। अब देखिए एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, वो एंड्रॉयड फ़ोन तो सभी लोग यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन आजकल के जो होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस उनमें होते हैं और बहुत सारी सेटिंग्स उनमें होते हैं। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन चलाने के लिए आपको बहुत अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाने के लिए आपको अच्छे से एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आप एंड्रॉयड फ़ोन को अच्छे से
चला सकते हो। तो यानी कि एंड्रॉयड से आपको समझ में, एंड्रॉयड फ़ोन चलाने के लिए आपको अच्छे से एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक्सपर्ट होंगे तभी आप एंड्रॉयड फ़ोन को ईजिली यूज कर सकते हो। तो एक्सपर्ट वर्ड यानी कि एंड्रॉयड का सिनोनिम जो है, एंड्रॉयड का जो मीनिंग है वो होता है एक्सपर्ट, यानी निपुण या कुशल, किसी कार्य में निपुण होना या कुशल होना। ठीक है, तो ये वर्ड समझ गए हम। तो एंड्रॉयड से हमने एंड्रॉयड को एंड्रॉयड से जोड़ा। एंड्रॉयड फ़ोन चलाने के लिए एक्सपर्ट होना पड़ता है, तो एंड्रॉयड मीनिंग एक्सपर्ट हुआ। अब मान लीजिए ज़रूरी नहीं एग्जामिनर आपको एंड्रॉयड मान लीजिए पूछ ले और आपसे पूछे कि इसका सिनोनिम क्या है, तो सिनोनिम में आपको एक्सपर्ट ही ऑप्शन में दे दे, ये भी नहीं हो सकता। हो सकता है वो ऑप्शन में एडेप्ट दे दे आपसे। अब देखिए समझिए, एडेप्ट का मतलब क्या होता है। तो एडेप्ट में हम एक को हटाकर डेप्थ तो को समझते हैं। डेप्थ जो है इसको हम डेप्थ से जोड़ते हैं। डेप्थ मतलब गहराई। डेप्थ मतलब गहराई। डेप्थ मतलब गहराई, यानी कि किसी को किसी बारे में या किसी टॉपिक पर बहुत ही गहराई से नॉलेज है, तो हम इसको डेप्थ से जोड़ के चलते हैं। डेप्थ मतलब गहराई होता है। तो किसी को किसी टॉपिक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से नॉलेज होना, बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना, तो यानी कि उसमें वो निपुण होना या एक्सपर्ट होना। तो एक्सपर्ट, निपुण, यानी एंड्रॉयड, एक्सपर्ट और एडेप्ट, ये तीनों का मीनिंग सेम है। अब हम बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ का मतलब भी निपुण होता है। डेप्थ को भी हम डेप्थ से जोड़ के पढ़ते हैं, डेप्थ को भी हम डेप्थ से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको निमोनिक्स में करना क्या होता है, हमें कोई भी वर्ड्स जो होते हैं, तो कोई भी वर्ड है तो उस वर्ड को हमें किसी इंटरेस्टिंग चीज़ से जोड़ के चलना है। किसी इंटरेस्टिंग से चीज़ से जोड़ के हम उसको चलेंगे, इंटरेस्टिंग से जोड़ के हम उसको याद रखेंगे और हमें वो इजीली याद भी रह जाएगा लंबे समय तक। देखिए कितनी अच्छी मज़े की बात है। एंड्रॉयड को हमने एंड्रॉयड से जोड़ा। एंड्रॉयड फ़ोन चलाने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए। एंड्रॉयड फ़ोन चलाने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, तो एंड्रॉयड मतलब एक्सपर्ट हुआ। एडेप्ट हमने डेप्थ से जोड़ा। डेप्थ मतलब किसी को गहराई से नॉलेज होना, बहुत ही गहराई से अगर उसको ज्ञान है, बहुत ही गहराई से अगर उसको नॉलेज है, तो वो एक्सपर्ट है, निपुण है। डेप्थ को भी हमने डेप्थ से जोड़ा। डेप्थ मतलब भी बहुत ही गहराई से नॉलेज होना, तो गहराई से नॉलेज मीन्स वो एक्सपर्ट है या एड्रॉइट है। तो यानी कि एड्रॉइट, एक्सपर्ट, एडेप्ट और डेप्थ, इन सभी का जो मीनिंग है वो सेम है। हमने जोड़ के इनको चला, तो इसे ही बोलते हैं निमोनिक्स। तो यानी कि अगर वर्ड को इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों से जोड़ के चलना, बातों से जोड़ के चलना, इंटरेस्टिंग तरीके से मज़े मज़े में एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़कर पढ़ना, ऐसे ही वर्ड याद करने का जो तरीका होता है वो निमोनिक्स कहलाता है। तो हम जो वर्ड्स आपको समझाएंगे, रूट वर्ड से आपको लेके चलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स के रूट वर्ड आपको बताकर, और उन रूट वर्ड्स पे बेसिस जो भी वर्ड्स बन रहे हैं रूट वर्ड से रिलेटेड, वो सभी वर्ड्स हम आपको समझाते चलेंगे। निमोनिक्स से भी हम वर्ड्स को याद करते हैं, निमोनिक से भी याद करते हुए चलेंगे। अगला जो हम यूज करते हैं, देखिए वर्ड्स के यूसेज। अब इस बात को आप समझिएगा कि जो वर्ड होता है, यूसेज का मतलब वो वर्ड किस सेंस में इस्तेमाल या किस सेंस में उपयोग किया जाता है। तो हमें उस वर्ड के उपयोग को देखना है, किस सेंस में उसका उपयोग किया जाता है। हो सकता है कोई भी एक वर्ड है, हो सकता है वो नेगेटिव मीनिंग देता हो। एक सेम वर्ड है, हो सकता है वो नेगेटिव मीनिंग देता हो, या हो सकता है वो पॉजिटिव मीनिंग भी देता हो। एक ही वर्ड है, आपके नेगेटिव मीनिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है और वो पॉजिटिव मीनिंग के भी। तो आपको इसे समझना है कि सेंटेंस के जो सेंटेंस का मतलब है, सेंटेंस किस सेंस में है, तो वो वर्ड क्या मीनिंग उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देगा। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर अपन समझते हैं, मान लीजिए पुअर एक वर्ड है, POOR, पुअर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गरीब। मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचते हैं पुअर मतलब गरीब होता है। लेकिन मान लीजिए मैंने ये कहा पुअर अंबानी, मैंने एक वर्ड यूज किया पुअर अंबानी, तो अब कहते हो सर पुअर अंबानी तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अंबानी थोड़ी ना गरीब है, अंबानी थोड़ी ना गरीब है। लेकिन ये आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि पुअर का मतलब सिर्फ गरीब ही नहीं होता, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। अगर मैं ये कहना चाहूँ बेचारा अंबानी, किसी सेंटेंस में कहना चाहूँ, तो मुझे पुअर अंबानी कहना पड़ेगा, पुअर अंबानी कहना पड़ेगा। लेकिन आपके अगर माइंड में ये थीम बनी हुई है कि पुअर मतलब गरीब होता है, तो आप उसे गलत समझ जाओगे, और गलत समझ जाओगे। मान लीजिए ये SSC के आपके क्लोज टेस्ट में ही आ गया, अंबानी से पहले ब्लैंक आ गया, या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको आप समझते हो कि वो रिच है और उससे पहले आ गया पुअर, मतलब ब्लैंक आ गया और ऑप्शन में पुअर दिया हुआ है, तो आप पुअर को तो सबसे पहले बाहर करोगे, आउट करोगे कि पुअर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन तो अंबानी है, ये तो बहुत रिच है, तो इससे पहले पुअर तो आ नहीं सकता।
लेकिन आप ये चीज़ जो करते हैं ये गलत करते हैं। तो आपको समझना है कि वर्ड्स के जो यूसेज होते हैं, तो यूसेज को देखना है कि वो वर्ड नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है तो अलग अर्थ देता है, अगर वही वर्ड पॉजिटिव सेंस में यूज हो तो वो अलग अर्थ देता है। यहाँ पर पुअर जो वर्ड है गरीब का भी अर्थ देता है, और पुअर जो वर्ड है बेचारा का भी अर्थ देता है, और पुअर वर्ड ही कभी कभी कमज़ोर के अर्थ में भी यूज किया जाता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। जैसे नेक्स्ट वर्ड और एग्जांपल में समझते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव वर्ड है, एग्रेसिव वर्ड का अगर आप समझते हो तो ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं एग्रेसिव का मतलब होता है वॉयलेंट, मतलब वॉयलेंट नेगेटिव मीनिंग है वॉयलेंट। हिंसक, वॉयलेंट जो होता है हिंसक, तो ये तो नेगेटिव मीनिंग देता है एक। और एग्रेसिव का मतलब डिटरमाइंड भी होता है, लेकिन ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय के साथ, विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कोहली ने लास्ट मैच में एग्रेसिवली बैटिंग की, कोहली ने लास्ट मैच में एग्रेसिवली बैटिंग किया, बहुत एग्रेसिव बैटिंग थी उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि बैटिंग उसने जो की वो वॉयलेंट तरीके से की, हिंसक तरीके से की। बैटिंग में थोड़ी ना हिंसक तरीका यूज कर सकते, नहीं। तो आपको समझना है, मान लीजिए आप ये कहना चाहते हो कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स की एग्रेसिवली जो है वो प्रमोशंस करते हैं, ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो चाइना अपने प्रोडक्ट या कोई भी, इंडिया है या कोई भी है, तो इंडिया है जैसे मेक इन इंडिया का इंडिया ने प्रचार किया, तो मैं ये कहूँ कि मोदी ने मेक इन इंडिया का प्रचार जो किया एग्रेसिव ढंग से प्रचार किया। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो वॉयलेंट तरीके से, हिंसक तरीके से मेक इन इंडिया या कोई भी प्लानिंग्स जो उन्होंने चलाई हैं, स्कीम्स जो उन्होंने चलाई हैं गवर्नमेंट ने, तो एग्रेसिव यानी कि वॉयलेंट तरीके से, जरूरी थोड़ी हुआ, नहीं। तो वहाँ इसका मतलब होगा दृढ़ निश्चय के साथ कि ऐसा करना ही करना है, कि ऐसा करना है, मुझे हर हालत में लक्ष्य पाना है, मुझे हर हालत में सफलता पानी है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि वर्ड जो होते हैं, तो वर्ड को यूज़ करने के लिए आपको उसके यूसेज पता होना चाहिए। नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको समझना है कि आपको वर्ड को सिर्फ नेगेटिव सेंस में या सिर्फ पॉजिटिव सेंस में ही लेके नहीं चलना है। क्लियर हुआ? तो इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं आपको समझना है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो या तो स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है या उनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है या तो स्पेलिंग में या प्रोनाउंसिएशन में, तो वहाँ पर जो कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाती है। जो वर्ड है मीनिंग आपकी बिल्कुल अलग अलग होगी और उनके यूजेस जो हैं वो भी अलग अलग होंगे, लेकिन चूंकि उनकी स्पेलिंग आपको सेम सेम लगती है या उनका प्रोनाउंसिएशन आपको सेम सेम लगता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पर यूज करना चाहिए कोई और वर्ड, वहाँ पे यूज कर देते हो आप कोई और वर्ड। चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, चाहे आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे आपके फिलअप्स हो या आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, लेकिन ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। और ये वर्ड्स पावर को आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको वर्ड्स में कन्फ्यूजन को दूर करना होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए लाइन, LION, लाइन, एक होता है लॉइन, ये होता है लाइन, ये होता है लॉइन। अब देखिए दोनों में सिर्फ फ़र्क क्या है कि एक में तो LI जो है पहले आया फिर ON, दूसरे में क्या है O पहले आया फिर IN, लेकिन दोनों का अर्थ चेंज हो गया। लायन मीन्स तो आपका हो गया शेर, लायन मीन्स तो आपका हो गया शेर, सिंह जिसे हम बोलते हैं। लेकिन लॉइन अगर हम बोलें, लॉइन, लॉइन अगर हम बोलेंगे तो लॉइन का मतलब होता है पीठ के नीचे का हिस्सा। पीठ जो होती है थाइस के, थाइस से अपर पार्ट जो होता है, जांघों से ऊपर का हिस्सा और कमर से नीचे का हिस्सा। वेस्ट भी कई बार इसे, कमर भी कई बार, कमर के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है, वेस्ट। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। लोअर पार्ट ऑफ द बैक, ठीक है, ये लोअर या बैक का लोअर पार्ट आप कह सकते हो, थाइस का अपर पार्ट आप कह सकते हो, तो लॉइन। अब देखिए कहाँ तो शेर और सिंह और कहाँ ये बॉडी पार्ट, तो दोनों में सिर्फ एक बारीकी से देखिए सेम लेटर्स से बने हैं, लेकिन LION LOIN स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और प्रोनाउंसिएशन भी अगर आप करोगे तो उसमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस पाएगा। तो यहाँ पे वर्ड्स जो हैं दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंस है, डिफरेंट मीनिंग है। अब देखिए नेक्स्ट जो जैसे अपन बात करते हैं जैसे एलिजिबल और इलिजिबल, समझिएगा एलिजिबल और इलिजिबल। अब यहाँ पे दोनों के अर्थ में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर एलिजिबल ELIGIBLE होता है, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, योग्य, आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हो, योग्य हो, ठीक है। लेकिन इलिजिबल को अगर हम बात करें, इलिजिबल होता है अपठनीय, इलिजिबल होता है अपठनीय, यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्ट, कोई भी ऐसी हैंड राइटिंग या कोई भी ऐसी रिटन चीज़ जिसको हम इजीली पढ़ नहीं सकते, जो इजीली पढ़ी नहीं जा सकती, या जो अस्पष्ट है, जो अपठनीय है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं इलिजिबल।
फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ? एलिजिबल और इलिजिबल में थोड़ा सा फ़र्क हुआ, तो स्पेलिंग में भी फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा फ़र्क है, मीनिंग में भी कंप्लीटली डिफरेंस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही जैसे आगे चलते हैं हम, जैसे डिस्क्रीट, इसका मतलब डिस्क्रीट का मतलब हुआ अलग, डिस्क्रीट का मतलब हुआ अलग, डिफरेंट। यहाँ पे दूसरी ओर हम बात करते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब हुआ विचारशील, डिस्क्रीट का मतलब हुआ विचारशील। दोनों की स्पेलिंग मिस्टेक है, दोनों के सॉरी स्पेलिंग में दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, और दोनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और दोनों की मीनिंग कंप्लीटली अलग है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, और यही चीज़ हम समझा रहे हैं कि आप वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो। आपको मान लीजिए एलिजिबल यूज करना है तो आप एलिजिबल ही यूज करें, आप उस जगह पर इलिजिबल यूज नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो गलत हो जाएगा। आपको लाइन यूज करना है, लाइन यूज करें, लॉइन यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रीट यूज करना है, डिस्क्रीट यूज करें। डिस्क्रीट अगर आप यूज करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो वर्ड दिया हुआ है, जैसे एनवलप, ENVELOP, एनवलप मतलब होता है ढकना, कवर कर लेना, ढक लेना, चारों ओर से घेर लेना, उसे बोलते हैं एनवलप, और एक वर्ब है। और जबकि यहाँ पे एनवलप का जो होता है ENVELOP, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। स्पेलिंग में सिर्फ क्या फ़र्क हुआ, ENVELOP है और ENVELOPE है, लास्ट में ई लग गया थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब ये नाउन है एनवलप, और इसका मतलब हुआ लिफाफा, यानी कि जो पत्र या चिट्ठी वगैरह जो हम पोस्ट करते हैं वो हम लिफाफे के अंदर डालते हैं, वो वाला लिफाफा। और यहाँ एनवलप का मतलब हुआ ढकना या कवर करना, तो ये वर्ब है, ये नाउन है। वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग है, तो आपको समझना है कि वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफरेंट होता है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो इसीलिए जब वर्ड्स को क्लियरिटी से आप समझोगे तभी उस वर्ड्स का आप सही से यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, जो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से वर्ड्स को और अच्छे से और मैक्सिमम वर्ड्स आप याद रख सकते हैं। तो एक तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है, डेली कार्ड्स से आप, डेली कार्ड्स भी आपको यूज़फुल होगा अगर आप इसको भी यूज़ करते हैं। डेली कार्ड्स में क्या है, आपको डेली की 5 और 10 वर्ड्स लेने हैं, डेली के आपको 5 या 10 वर्ड्स लेने हैं। 5-10 वर्ड लिए, आपने एक डेली का पेज लेना है, उस पेज में आपने उन 5 वर्ड्स को लिखा, चाहे आपने वो न्यूज़पेपर से लिए, या आपने वो बुक से लिए, या आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के पेपर से लिए, या आपने वो गूगल से लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो कॉम्पिटिटिव पर्पज से आपको लेने हैं। और आपने 5 वर्ड्स लिए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा वर्ड्स की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ 5 वर्ड्स आपने डेली लिए, एक पेज में 5 वर्ड्स को लिखा, पेज में 5 वर्ड्स को लिखा, आपने वो पेज अपनी पॉकेट में डाल लिया, आपने वो पेज अपनी पॉकेट में डाल लिया। दिन में आप दिन में मैक्सिमम टाइम्स जब भी आप फ्री होते हो, अगर 10 बार दिन में फ्री होते हो, 20 टाइम्स आप फ्री होते हो, 25 टाइम्स आप फ्री होते हो, तो उस पेज को बाहर निकालिए 2 मिनट के लिए, उन वर्ड्स को रीड करिए, उन वर्ड्स को थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डेली की 5 वर्ड्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, अगर आप उस पेज को पॉकेट में रखेंगे और उसको 10 या 15 बार या 20 बार भी आप उसको पेज को खोलकर उन वर्ड्स पे नज़र डालते हो, तो इजीली आपके वो वर्ड्स रात होने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, यू हैव लर्नड ऑल दी वर्ड्स यू रॉट ऑन दी पेज। तो आपको ये चीज़ समझना है, जो भी वर्ड्स आप लिखोगे, डेली की 5 वर्ड्स अगर आप लेके चलते हो, डेली की 10 वर्ड्स आप लेके चलते हो, तो इजीली आपके कुछ ही समय में बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन आपके होता चला जाए। इजीली आप, और वर्ड्स को समझते हुए चलना है, वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझते चलना है, ये वर्ड्स नाउन है या ये वर्ड आपका वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो उन वर्ड्स को, जो आप कार्ड का मतलब हुआ आपका पेज पर जो वर्ड्स लिखते हो, तो उसको सेवरल टाइम्स आप डेली की उसको बहुत बार आप उसको रिपीट करिए। जब भी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप जहाँ पे भी हैं, तो फ्री टाइम जब भी आपको मिले 2 मिनट के लिए पेज बाहर निकालिए, वर्ड को देखिए, लर्न कीजिए। और जैसे आप उनको लर्न करोगे रेगुलरिटी से, ये कार्ड्स वाला जो मैंने आपको बताया, अगर आप रेगुलरिटी से ऐसा करते हैं तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपके बहुत सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे, और बहुत सारे वर्ड्स लर्न होने के बाद इजीली आपको वोकैब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुक अराउंड यू। देखिए, मैं वो ट्रिक्स आपको सारी बता रहा हूँ जिनसे आप आपकी वोकैब जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वोकैब जो है उसको मजबूत कर सकते हैं। लुक अराउंड यू, इसका मतलब सिंपली एक छोटी सी बात मैं आपसे बता देता हूँ कि आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, मान लीजिए आप मार्केट में हो, मान लीजिए आप किचन में हो, मान लीजिए आप घर पे हो, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हो, तो आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सिर्फ अपने इर्द गिर्द, अपने चारों ओर देखिए, और चारों ओर जो भी थिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, आप चारों ओर देखेंगे तो जो भी थिंग्स चारों ओर आपको दिखाई देंगी, ठीक है,
तो जो भी थिंग्स चारों ओर आपको दिखाई देंगी उन थिंग्स से आप समझिएगा कि उनका इंग्लिश नेम क्या आपको आता है। जैसे मान लीजिए आप किचन में हो या आप रोड पर जा रहे हो, आपने देखा कुछ भी, तो आपने कुछ भी जो चीज़ें देखी आपने अपने दिमाग में एक बात को हिट करना है कि क्या आप जो देख रहे हो जो चीज़ें हिंदी में आप उनका नाम जानते हो, क्या इंग्लिश नेम भी आप उनका जानते हो। अगर नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते, तुरंत आप उठाइए फ़ोन अपना, गूगल कीजिए, हिंदी में टाइप कीजिए, इंग्लिश में उनका मीनिंग समझिए, और जैसे ही आप उनका मीनिंग समझेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप इजीली याद करते चले जाओगे और बड़े ही इंटरेस्टिंग होंगे। और कोई वर्ड, कोई चीज़ आपने देखी है, आपके दिमाग में उसकी इमेज है, अगर आपने हैंड टू हैंड गूगल उठा के उस चीज़ का मीनिंग इंग्लिश में उसका वर्ड देखा, इंग्लिश में जो उसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो वो वर्ड इजीली आपके याद रह जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपने अपनी आंखों से देखी, आपके माइंड में उसकी इमेज बनी हुई है। तो ये भी एक तरीका है बहुत अच्छे से बहुत सारे वर्ड्स को याद करने का। तो डेली यूज के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या जहाँ पर भी आप, जैसे भी आप हो, तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, मार्केट जा रहे हो, रोड पे सफ़र कर रहे हो, जहाँ पे चीज़ें देख रहे हो, तो उनका बस इंग्लिश नेम आप समझिए। अगर इंग्लिश वर्ड आपको उनका नहीं आता तो गूगल कीजिए और समझिए, और वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक ईजिली याद रह जाती हैं। आगे हम देखते हैं, तो वर्ड्स, कोई भी वर्ड है उसको इजीली हम अच्छे से याद रख सकें, ताकि एग्जाम्स में हमारे वो वर्ड्स से, अगर वर्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं, उन वर्ड्स पे बेस्ड, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, या वन वर्ड्स, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस अगर हमसे पूछे जाएं तो इजीली हम उनके आंसर कर सकें। तो उसमें आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखना। मान लीजिए एग्जाम में आपसे कोई वर्ड दिया हुआ है, उसका सिनोनिम दिया है, तो आप ध्यान रखना जो वर्ड गिवन है, अगर वो नाउन है तो उसका सिनोनिम भी नाउन होगा, यदि वो वर्ब है तो उसका सिनोनिम भी वर्ब होगा। या एंटोनिम आप बात करते हो, तो कोई वर्ड दिया हुआ है वो नाउन है तो उसका एंटोनिम भी नाउन होगा और उसका सिनोनिम भी नाउन होगा। वर्ब है तो वर्ब ही होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वर्ड जो होते हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लर्न कीजिए, समझिएगा कौन सा वर्ड नाउन है, और उस वर्ड का अगर हम एडजेक्टिव बनाएं तो वो कैसे बनेगा, उस वर्ड की अगर हम वर्ब बनाएं तो वो कैसे बनेगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझिएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली आपको उसका नाउन होना पता होना चाहिए, या एडजेक्टिव फॉर्म, या एडवर्ब, या वर्ब। तो मेनली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड के कौन से कैसे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा वर्ड को समझने में और वर्ड इजीली आपके लंबे टाइम तक याद रह सके। वर्ड जो होते हैं जनरली आपके, मैंने आपको बताया कि नाउन भी हो सकता है, आपका जो वर्ड है हो सकता है वो नाउन हो, या हो सकता है वो वर्ब हो, या हो सकता है वो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो। तो आपको उस वर्ड का पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड तो आपका नाउन है। मान लीजिए मैं एक वर्ड देता हूँ ऑनेस्ट, तो आपको समझना है कि ऑनेस्ट जो है नाउन है या क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑनेस्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है, तो आपको अगर ये पता है, मान लीजिए ऑनेस्ट का आपको पता है कि ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, तो आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आपके चारों ऑप्शन में से जो भी एडजेक्टिव होगा, तो ये, क्योंकि आपका जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, तो इसका सिनोनिम भी एडजेक्टिव ही होगा। और चारों ऑप्शन में एडजेक्टिव हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको एडजेक्टिव सिर्फ एक ही हो और बाकी तीन ऑप्शन में नाउन, एडवर्ब या वर्ब दे रखा हो, तो आपका जो भी एडजेक्टिव हो वो टिक हो जाएगा। या दो एडजेक्टिव है तो आप समझिएगा फिर कि इन दोनों एडजेक्टिव में इसका अप्रोप्रिएट जो मीनिंग रखता है वो वर्ड कौन सा है। तो ये भी बहुत आपको हेल्पफुल होते हैं। वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको पता है तो आप इजीली उन वर्ड्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड का आपको सिर्फ नाउन होना, वर्ब होना, एडजेक्टिव होना या एडवर्ब होना पता होना चाहिए। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक अपने आते हैं, लेकिन आपको वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिर्फ 4 ही बातों का पता होना चाहिए। क्या वो वर्ड नाउन है, या फिर वो वर्ड वर्ब है, या फिर वो वर्ड एडजेक्टिव है, या फिर वो वर्ड जो है आपका दिया हुआ वो एडवर्ब है। तो इन चारों चीज़ों का आपका पता होना चाहिए। इसके लिए आपको समझना है कि नाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होती हैं। नाउन तो जस्ट सिंपली नेम होते हैं, वर्ब जो आपके होती है एक्शंस को डिनोट करने वाली होती है, एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन सिंपली जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब जो होती है जो आपके वर्ब को क्वालिफाई करती है या वर्ब की विशेषता बताती है। वर्ब के साथ साथ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी विशेषता बताती है एडवर्ब। तो जनरली इन चारों के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो वर्ड के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ सवाल उठता है कि सर हम कैसे पहचानें कि कोई वर्ड नाउन है या वो वर्ब है या वो एडजेक्टिव है। तो इसके लिए मैंने बताया तो थोड़ा सा नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की आपको नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जो वर्ड होते हैं उनके लास्ट के कुछ लेटर्स होते हैं। कोई भी शब्द अगर दिया हुआ है आपके तो उसके लास्ट में कुछ लेटर होंगे, तो उन लेटर से पहचान इजीली हो जाती है कि वो नाउन है या वो एडजेक्टिव है या वो वर्ब है या वो एडवर्ब है।
ठीक है, तो वो अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजीली पहचान सकते हो उनके लास्ट के लेटर्स से। तो अगली क्लास में इस चीज़ के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। आगे चलिए, जो पूरी क्लास का जो सेशन हमने स्टार्ट किया है, इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ये चीज़ें बताई है कि किस तरह से आपको वर्ड्स जो आपके हैं मैक्सिमम वर्ड्स को आपको लर्न करना है। तो लर्न करने के सारे ट्रिक्स, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको लास्ट वन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब 3 गुड हैबिट्स, बहुत अच्छी 3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब को और अच्छा करना है तो आपको वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई है उनको तो करना ही करना है। साथ में आप एक्स्ट्रा टाइम, जो भी आपके पास स्पेयर टाइम हो, आप क्या करिए, वहाँ पे आपके पास जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश मैगजीन हो, इंग्लिश नॉवेल हो, इंग्लिश कोई बुक हो, कहीं भी पैराग्राफ या स्टोरी कुछ भी आपको मिलता है इंग्लिश का, जस्ट उनको रीड कीजिए। आपकी रीडिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आप उनको जस्ट रीड कीजिए। मान लीजिए आपने हाफ एन आवर या 1 आवर आप लेके बैठ गए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप लेके बैठ गए, उसमें से देखिए कुछ वर्ड्स आप पुट कीजिए, कुछ वर्ड्स आपने निकाले, आपने 10 वर्ड सेलेक्ट किए, 10 वर्ड सेलेक्ट कीजिए। उन 10 वर्ड्स का आपने कोई नॉवल पढ़ा या कोई स्टोरी या बुक्स मैगजीन, कहीं से भी आपने 10 वर्ड्स ले लिए पर डे, ये 5 वर्ड आपने ले लिए वहाँ से। तो 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स जो आपने लिए हैं, तो पहले तो उन वर्ड्स का पता लगाइए आप। उन वर्ड्स का पता हमें क्या लगाना है कि इन वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पहली चीज़ तो ये पता लगा लेना है। मान लीजिए ये वर्ड नाउन है या वर्ब है। दूसरा पता लगाना है कि वो कोई भी आपने जो वर्ड लिया, मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी आपने जो वर्ड लिया, सबसे पहले तो क्या करना है, उस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लगाना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लगाते ही फिर आपको उसका मीनिंग का पता लगाना है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो उस वर्ड को गूगल करिए, गूगल बहुत अच्छा आपके पास एक सर्च इंजन है, बहुत अच्छा आपके हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत हेल्प करता है। तो आप ध्यान रखिए इस बात को। फिर उन वर्ड्स का कलेक्शन भी आप कर सकते हैं उनके मीनिंग के साथ, या उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आपको पता है, या गूगल पे आप देख सकते हैं। उन वर्ड्स को फिर आप लर्न करिए, फिर उसके बाद उनको एक रजिस्टर में जिसमें भी आप लिख रहे हैं लिख लीजिए। फिर उन वर्ड्स को लिख के, जब किसी भी वर्ड्स को आप चीज़ को लिख के आप याद करते हैं, जैसे आपने 5 वर्ड्स लिए, 5 वर्ड्स को आप बार बार रिटर्न तरीके से आप याद करोगे, अगर उन लिख लिख के उनको याद करोगे तो ज़्यादा लंबे और ज़्यादा अच्छे से याद रह सकते हैं। या आपने कहीं पे भी कोई वर्ड सुना, जैसे आप मूवी देख रहे हो, कोई भी आप कहीं पे भी कोई चीज़ आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आपने कोई वर्ड सुना, तो वो वर्ड सुना तो उसको फटाक से गूगल कीजिए, उसको देखिए स्पेलिंग क्या है उसकी, उसकी मीनिंग क्या है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसको समझिए। तो इससे भी आपकी वर्ड जो पावर है वो भी इससे भी आपकी स्ट्रांग होती है। आई मीन हमने आज की क्लास में जो हमने सारी चीज़ें हमने देखी, मान लीजिए कोई एक वर्ड आपको बताते हूँ, मान लीजिए न्यूज़पेपर आपने लिया और न्यूज़पेपर में एक वर्ड आपको मिला, वर्ड मिला आपको डेलीजेंट, आपको एक वर्ड मिला डेलीजेंट। आपने न्यूज़पेपर लिया, एक वर्ड आपको मिला DELIGENT, डेलीजेंट आपको वर्ड मिला। तो आपने डेलीजेंट वर्ड देख लिया, तो आपको ये समझना है डेलीजेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। डेलीजेंट जो वर्ड हमने लिया इसका मतलब क्या होता है, DELIGENT, डेलीजेंट वर्ड लिया, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रमी। तो हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रम, इसका मतलब। अब आपने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लगाया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मान लीजिए एडजेक्टिव है, मान लीजिए नहीं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही एडजेक्ट, डेलीजेंट जो वर्ड है आपका एडजेक्टिव है। तो अब आपको इसको ये भी देखना है कि डेलीजेंट तो एडजेक्टिव है, लेकिन डेलीजेंट का नाउन फॉर्म क्या होगी, इसका डेलीजेंट का नाउन क्या होगा। तो आपको पता चलेगा डेलीजेंस, जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि डेलीजेंस का नाउन जो होता है वो डेलीजेंट में GENT की जगह ENCE लग जाता है, DELIGENCE, डेलीजेंस, ये इसका नाउन फॉर्म हो गया, ये इसका नाउन फॉर्म हो गया। फिर आप देखोगे क्या इसका एडवर्ब भी होता है। तो डेलीजेंट का एडवर्ब, जब आपको पता लगेगा कि डेलीजेंट जो है इसका एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब इसका क्या होता है, डेलीजेंट में LY लग जाता है, डेलीजेंटली, ये इसका एडवर्ब होता है। तो इस तरह से आप जो न्यूज़पेपर वगैरह जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप वर्ड को लीजिए और वर्ड के आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लगाइए, उसकी मीनिंग पता लगाइए। इससे क्या मैक्सिमम वर्ड्स आप इजीली याद रख सकते हो। तो आज के सेशन जो हमने स्टार्ट किया है, कल के आने वाली जो कल की जो क्लास है उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इजीली पहचान सकते हो। उन वर्ड के लास्ट के जो लेटर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन होना या एडजेक्टिव होना या एडवर्ब होना, इसकी पहचान कराने में। तो ये जो हमारी सेशन की क्लास है, आज की जो हम क्लास थी, इसमें हमने वोकैब का जो सेशन स्टार्ट किया, इसमें सिर्फ आपको ट्रिक्स बताई हैं, किन ट्रिक्स से आप किस तरह से मैक्सिमम वर्ड्स को इजीली याद रख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं वो आपको अगली क्लास में मिलेगा कि किस तरह से वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पहचानें। आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।